जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है आपकी सेकंड बुक का अंतिम यानी 8वां चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? मुगल काल के टाइम यानी 16वीं और 17वीं सदी के टाइम यहाँ का कृषक जो समाज था वो किस प्रकार का था। पिछली वीडियो क्लास में हमने मुगलों के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया था, जितने की हम अपने को जरूरत है, और साथ में वहां की एग्रीकल्चर के ऊपर बात है वो कर ली थी। अब वहीं से टॉपिक को आगे अपने स्टार्ट करेंगे। और अपना टॉपिक चल रहा था ग्रामीण समाज के ऊपर, अपना टॉपिक चल रहा था। याद कीजिए इस टॉपिक को भी। मुगल काल में जो गांव का समाज था उसके 3 घटक थे, एक खेती और किसान, एक पंचायत और एक गांव का मुखिया। तो हमने खेती और किसान के बारे में जान लिया था। आज की बात स्टार्ट करेंगे अपने पंचायत और गांव का जो मुखिया है, इस बात को अच्छे से समझेंगे। आपको पता है आज भी गांव के अंदर सबसे निचले स्तर के ऊपर हम बात करें तो ग्राम पंचायत होती है, और शहरों के अंदर बात करें तो नगर पालिका या नगर परिषद है वो होती है। वो कैसे बनती है हम सबको पता है भी। उसके लिए इलेक्शन होता है, और हर कोई वो व्यक्ति जो 18 साल का है और उसका नाम मतदाता सूची के अंदर है, तो वो अपने वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकता है, और अपनी पसंद के गांव के मुखिया को, प्रतिनिधि को, जिसको हम सरपंच कहते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो आज की व्यवस्था है। हम कब की पढ़ रहे हैं? 16वीं 17वीं सदी की, यानी मुगलों के टाइम में पंचायत का गठन किस प्रकार से होता था, और पंचायत के जो मुख्य प्रतिनिधि होता था उसको क्या कहते थे। ये तो पक्का है भी, सरपंच तो नहीं कहते थे। और उस मुख्य प्रतिनिधि के, उस मुखिया के मुख्य काम हैं वो क्या क्या होते थे। तो इनको आज की क्लास में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपना बोर्ड परीक्षा के लिए बन जाता है भी। मुगल काल के अंदर पंचायत और मुखिया को समझाइए। चाहे छोटा प्रश्न आ जाए, बड़ा प्रश्न आ जाए, आज के हिसाब से को रिलेट करते हुए आप समझ लीजिएगा। इजीली सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हम याद करने वाले हैं नहीं, हम तो गौर करेंगे। तो मुगल काल में गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उस टाइम पंचायत के अंदर ज्यादा जो वैल्यू थी वो बूढ़ों की थी, यानी बुजुर्गों की थी। कौन से बुजुर्ग? जिनके पास अपनी पैतृक संपत्ति होती थी। सीधी सी बात है भैया, जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी ना, वो बुजुर्ग लोग ही पंचायत के अंदर शामिल होते थे। आज की तरह नहीं है भी युवा भी है वो चुनाव के अंदर खड़ा हो जाए भी, 21 साल का हो गया, ठीक है मैं तो पंचायत का चुनाव है वो लड़ूंगा। उस टाइम ऐसा नहीं था। बुजुर्गों का जमावड़ा था, सीधी सी बात है। और वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी जमीन के पैतृक अधिकार होते थे। तो ये तो वो व्यक्ति हो गए जो कि पंचायत के अंदर शामिल होते थे। और इसके साथ साथ कुछ तथ्य आप और भी ध्यान रख सकते हो, नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जिन गांवों के अंदर कई जातियों के लोग होते थे, तो वो अक्सर पंचायत, उस क्षेत्र की जो पंचायत होती थी उसके अंदर विविधता मिलती थी। अगर एक ही जाति के ज्यादा लोग हैं तो पंचायत में उन्हीं का प्रतिनिधित्व होता था, वही रिप्रेजेंटेटिव होते थे वहां पर। अगर एक से ज्यादा है, बुजुर्ग है और उनकी अपनी पैतृक संपत्ति है, तो सीधी सी बात है अलग अलग जाति के लोग भी पंचायत के अंदर देखने को मिलते थे। और जो छोटे काम करते थे, निम्न श्रेणी के काम करते थे, जो मजदूर लोग थे, उनको पंचायत के अंदर शामिल नहीं किया जाता था। और जो पंचायत अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई फैसला सुनाती थी ना, तो गांव के सब लोगों को वो फैसला मानना पड़ता था। आज तो बंदा कोर्ट में चला जाता है, काम को रुकवा देता है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। पंचायत ने कह दिया, इसका मतलब भैया सबको बात माननी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से देखिए, तो पंचायत क्या थी? बुजुर्गों का जमावड़ा था भैया। अब पंचायत के अंदर हमने बुजुर्गों को शामिल कर लिया। क्या सारे बुजुर्ग मिलकर ही काम करते थे? ये तो संभव भी नहीं हो सकता भी। 40-50 आदमी बुजुर्ग पंचायत के अंदर आ गए या 15-20 भी आ गए, तो कैसे सबकी सोच सेम हो सकती है? तो इसलिए उनमें से किसी एक को क्या चुनना होता है
किसी को मुखिया चुनना होता है, या आज की तरह से बात करूं तो सीधी सी बात, किसी को सरपंच तो बनाई। तो चलिए अब हम उसी बिंदु के ऊपर बात कर लेते हैं भी पंचायत के अंदर चौधर किसकी होती है। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है। सीधी सी बात, पंचायत का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या मंडल कहा जाता था उसको, मुकद्दम या मंडल। आज के हिसाब से सरपंच समझ ले, लेकिन एग्जाम में मुगल काल का प्रश्न है तो लिखना तो भैया मुकद्दम या मंडल ही पड़ेगा। तो आप सीधी सी जो बात है वो ऐसे समझ लो भी ये पंचायत है पूरी, और इस पंचायत के अंदर ये जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, पावर रखते हैं, वो सारे पंचायत का हिस्सा बन गए। बाकियों को तो किनारे पर कर दिया, हम तो आप पर आदेश चलाएंगे। इनके अंदर ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये अपने में से किसी एक को क्या चुन लेते हैं, मुकद्दम, या फिर उसको कहा जाता था मंडल। तो एक पंचायत का अपना एक मुखिया चुन लेते हैं, एक सरपंच चुन लेते हैं जिसे मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। तो मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से, इन सब की आम सहमति से ही मुकद्दम या मंडल का चुनाव होता था। और जब चुनाव हो जाता, हमने एक को मुखिया बना लिया, इसकी सूचना फिर किसको देनी पड़ती थी, जमींदार को देनी पड़ती थी। यानी सीधी सी बात, जमींदार से अनुमति लेनी पड़ती थी। और ये मुखिया है ना, अपने पद पर तभी बना रह सकता था जब इन बुजुर्गों का आशीर्वाद इसके ऊपर रहे। जब तक इन बुजुर्गों को इसके ऊपर विश्वास रहेगा मुकद्दम पर, तब तक वो मुखिया रहेगा। और जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा, कह देंगे भैया आ जाओ मीटिंग करते हैं और फलाने राम को हटाना है भैया, तो ये उसको हटा देते थे, बर्खास्त कर देते थे। अब बात आती है भी इस मुकद्दम या मंडल, इस मुखिया का जो काम है वो क्या क्या है। तो अब हम समझ लेते हैं पंचायत के मुखिया के मुख्य काम, कार्य क्या है। तो गांव की आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखना। आमदनी किससे होती है, टैक्स जो लगता है उसको इकट्ठा करना है। तो आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में रखना, ये इसका मेन काम है। और ये काम किसका है, मुखिया का, मुकद्दम का, मंडल का। और इस काम में उसका सहयोग करता था पटवारी, एक पटवारी मिलता था ऊपर से, तो वो पटवारी इस काम के अंदर उसकी मदद करता था। आज भी आप देखो पटवारी शब्द आज भी चलता है, जो मुगलों के टाइम जो ये शब्द चलता था ये आज भी चलता है। तो साहब एक काम तो ये हो गया, अभी ये पंचायत का काम है। इसके अलावा और भी कई काम हैं, जैसे भी पंचायत का जो खर्चा है पूरा, किसी भी काम के अंदर, गांव के अंदर कोई भी काम करवाना होता था तो उस काम को करवाने का खर्चा है वो भी यहीं से जो कर इकट्ठा किया जाता था उसी से ये चलाया जाता था। यानी खजाना जो था इकट्ठा, जो टैक्स होता था उसी में से गांव का खर्चा निकाला जाता था। और इस खजाने से उन अधिकारियों की खातिरदारी, चमचागिरी भी की जाती थी जो अक्सर इस व्यवस्था को देखने के लिए आते थे भी मुखिया अपना सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो अधिकारी लोग आते थे तो उनकी सेवा में के अंदर जो पैसा लगता था वो भी उसी खजाने से ही लगता था। इसके अलावा उस पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ होता था, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, कोई सूखे की समस्या हो जाती थी, उसमें भी खर्चा वहीं से लिया जाता था। या फिर कहीं बांध बनाना हो, नहर खोदनी हो, उसका भी अगर कोई खर्चा लगता था तो वो भी गांव के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता था उसी से निकाला जाता था। और पंचायत का एक बड़ा काम ये तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। ये बात समझ लीजिए। अब एक काम ये भी है, खूब सारे कामों के साथ साथ एक ये भी था भी गांव का मुखिया इस बात का ध्यान रखेगा भैया गांव में जो अलग अलग जाति के लोग हैं ना, वो अपनी जाति की जो सीमाएं निर्धारित की हुई थी उस टाइम उसके अंदर रहना है। जिसमें सबसे बड़ा था शादी वाला, क्या मैरिज है ना वो आपको अपनी बिरादरी के अंदर ही करनी है, अपने बेटे या बेटे की। दूसरी बिरादरी के अंदर दूसरी जाति में आप शादी नहीं करवा सकते। और इसके लिए पता है जब
गांव के अंदर कोई शादी विवाह होता था तो उसमें मुखिया को यानी मंडल को या मुकद्दम को हाजिर रखना होता था, उसको सूचना देनी होती थी, भैया मेरे टाबर को ब्याह है और साहब थे आनो है, तो ये मंडल वहां उपस्थित रहता था। मंडल कौन है? गांव का मुखिया, जिसको मुकद्दम भी कहते हैं। तो इसकी देख रेख के अंदर ही सारा काम है वो वहां संपन्न होता था। तो सीधी सी बात, लोग किस प्रकार का आचरण व्यवहार करते हैं उसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी किसकी थी? मुखिया की थी, ताकि बुजुर्ग है वो नाराज नहीं हो जाए। बुजुर्ग नाराज हो गए तो भैया पद जाता रहेगा। समझ में आ गई जी ये बात, पंचायत के काम। अब बात करें पंचायतों के पास और क्या क्या पावर थी। पावर कब? जैसे कोई व्यक्ति ने अपनी बिरादरी से बाहर शादी कर दी तो नियमों की अवहेलना कर दी उस टाइम के हिसाब से, और आजकल भी यही माना जाता है। तब पंचायत के पास क्या अधिकार थे, क्या पावर थी, वो भी जान लीजिए। तो पंचायत को जुर्माना लगाने का अधिकार था और साथ में ही समाज से बाहर करने का अधिकार भी था। तड़ी पार जिसको कहते थे, एक निश्चित टाइम के लिए उसको तड़ी पार कर देते थे उस परिवार को जो कि गांव के नियमों की पालना नहीं करते थे, और जब तक वो तड़ी पार रहता था तब तक वो गांव में नहीं आ सकता था, और वो अपनी बिरादरी, अपनी जाति और अपने व्यवसाय काम से भी हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस गांव में वो कोई काम कर रहा होगा। अब उस गांव से उसको बाहर निकाल दिया, और जाति से भी बाहर निकाल दिया जाता है उस टाइम के लिए। तो और पंचायत के रूल बड़े सख्त होते थे, और अगर उसकी कोई मदद करना चाहता था, कोई दूसरा भाई बंधु कह दे भी मेरा मित्र है मैं मदद करूं, तो पंचायत क्या करती थी? उसका भी हुक्का पानी है वो सब बंद कर देती थी। तो आप देखिएगा उस टाइम पंचायत कितनी पावरफुल थी। तो उसको दंड देने का अधिकार भी था, समाज से बाहर निकालने तक का अधिकार है वो उसके पास था। और जब ऐसा कोई दंड मिल जाता था तो गांव छोड़ना पड़ता था, जिसको हम तड़ी पार कह देते हैं। अब चलिए, ये तो हो गई पूरे गांव की एक पंचायत की बात, और मुकद्दम या मंडल जो गांव का मुखिया है उससे जुड़े हुए सारे काम हमने समझ लिए। आपको पता है उस टाइम में पंचायत के साथ साथ हर जाति की भी अपनी एक पंचायत होती थी। आजकल आपको ऐसी पंचायत आज भी मिल जाएगी, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जिनको हम खाप पंचायत कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम उस टाइम भी था। तो इसका मतलब पुराने टाइम की कई चीजें हैं जो आज भी चलती है। तो मुगल काल में ग्राम पंचायतों के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, और उसको क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। और ये भी कोई कम चीज नहीं थी, ये भी बड़ी पावरफुल थी। तो ग्राम पंचायत में जाति पंचायत है वो बहुत पावरफुल थी भाई, जो समाज में अत्यधिक शक्तिशाली होती थी। और राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। दीवानी झगड़े वो होते हैं जो कि जमीन जायदाद से जुड़े हुए होते हैं, जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, और वो ही इसके अंदर आते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ क्या करना है, किस तरीके से, ये सारा कौन देखती थी? ये जाति पंचायत है, ये भी निपटा लेती थी अपनी तरफ से। और जाति पंचायतों ये तय करती थी कि विवाह है वो जाति व्यवस्था के अनुसार हो। जैसे हमने पंचायत में पढ़ा, तो जाति पंचायत का भी काम था, भैया ब्याह आपके टाबरांगो अपनी बिरादरी के अंदर ही करना है, और अगर नहीं करोगे तो वही है, फिर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और जाति पंचायतें हैं यही बताती थी भी कर्मकांडीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। जो करते हैं ना पूजा पाठ के अंदर किस प्रकार का क्या सिस्टम यूज करना है, तो कर्मकांडीय व्यवस्था किस प्रकार से कितनी करनी है, कितने की जरूरत है, यह भी जाति पंचायत है वो वहां पर डिसाइड कर देती थी। और जाति का कोई भी कार्यक्रम होता था तो उस कार्यक्रम के अंदर किसको थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देनी है, ये भी जाति पंचायत डिसाइड करती थी। भैया अपनी जाति में फलाने राम को है ना थोड़ा पहले बुला लेना, उसकी आओ भगत ज्यादा करना, वो अपना मुखिया है एक तरीके से।
तो ये बात भी जाति पंचायत देखती थी। वास्तविक रूप से कहा जाए तो सिर्फ फौजदारी विवादों को छोड़ दे, जो आपराधिक चीज को, अपराध से जुड़े हुए जो केस होते हैं वो फौजदारी, जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो केस होते हैं आज के टाइम भी उन्हें दीवानी केस कहा जाता है। तो सिर्फ लड़ाई झगड़े वाले अपराध वाले जो मामले थे वो पंचायत और जाति पंचायत नहीं सुलटाती थी, वो तो फिर ऊपर राजा तक जाती थी जो बात है। तो फौजदारी विवादों को छोड़कर बाकी के जो भी मामले होते थे वो सारे जाति पंचायतों के हिसाब से ही चलते थे, और जाति पंचायत जो कह देती थी वही ऊपर तक फिर मान्य होता था। तो अब तक आप समझ गए पंचायत के कौन से काम, और पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर ही जाति पंचायत होती थी, जैसे आज की खाप पंचायतों की तरह, वो क्या क्या काम करती थी वो बातें भी हमने यहां पर समझ ली। और सीधी सी बात है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा इजीली समझ में आ जाता है ये सारी बातें। अब बात करें मुगलों से जुड़े हुए कुछ अन्य स्रोत भी तो अपने राजस्थान, महाराष्ट्र कई जगह से मिले हैं, कई चीजें हमें ब्रिटिश टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वहां पर क्या बातें हमें देखने को मिलती है। तो अब हम कुछ अन्य जगह के जो अन्य स्रोत हैं उनके आधार पर पंचायतों से जुड़ी हुई कुछ व्यवस्था है उसको जानते हैं। भैया बहुत से डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर एप्लीकेशनें मिली है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट्स में कई अर्जियां मिली है, एप्लीकेशन मिली है, जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरदस्ती टैक्स वसूलने का और बेगार करवाने का, भी काम करवा लिया पैसे नहीं देना, बेगार करवाने की शिकायत वाली एप्लीकेशनें मिली हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे कई डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें ऐसी एप्लीकेशन मिली है जो नीचे तबके के जो लोग हैं उन्होंने ऊंचे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ है वो ये कहा है कि भाई साहब ये जबरदस्ती टैक्स वसूलते हैं, इस बार खेती तो हुई नहीं, इस बार तो सूखा पड़ गया, फसल तो हुई नहीं, फिर भी ये जबरदस्ती टैक्स वसूल रहे हैं और फ्री में हमसे काम करवा रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं। तो ऊपर शिकायतें भेजते थे और कहते थे इन पंचायत वालों को समझाइए साहब, कैसे इनके समझ में आ जाए भी ये अपनी नैतिक जो ड्यूटी है उसको निभाएं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं, अर्जियां हैं, ये ग्रामीण समाज के सबसे निचले वर्ग के व्यक्ति लगाते थे और मोस्टली सामूहिक रूप से लगाते थे, अकेले की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके कहते हैं ना हाथ गोडा तोड़ देता, भाई पता चल गया ना फलाना राम शिकायत कर रहा है, ठोक देते थे उसको। तो इसलिए बेचारे पहले छुपा के सामूहिक होते, इकट्ठे होते और फिर सब उस एप्लीकेशन को लिखकर और कैसे ही ऊपर जमींदार या राजा तक है वो पहुंचते थे। प्रताड़ना तो फिर भी मिलती थी, आप कई बार पुरानी फिल्में देखते हो तो उनमें ऐसे दृश्य है वो आम मिलते हैं। इन अर्जियों के आधार पर पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग होते थे। लो साहब यहां पर भी गड़बड़ थी, अर्जी पहुंच गई लेकिन यह जरूरी नहीं था भी आपने जो एप्लीकेशन लगा ली है उस पर सही तरीके से काम होगा। ऊपर वाले भी है ना, नीचे वालों के साथ संबंध क्या थे उसके आधार पर ही फैसला देते थे, कभी कुछ कभी कुछ, मैटर भले ही सेम हो, डिसीजन हमेशा अलग अलग मिलते थे। तो पता चल रहा है ना भी उस टाइम की व्यवस्था है वो कैसी रही होगी। जब कभी अधिक टैक्स की बात आती थी ना तो क्या करते थे, ये हमेशा ही पंचायतों को समझौते का सुझाव दे देते थे, यार समझौता कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम ज्यादा करके राजी कर लो। तो अधिक कर की मांग के मामलों में पंचायत समझौते का सुझाव दे देती थी, और जहां समझौता नहीं हो पाता था और ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी तो किसान, वो मजदूर क्या करते, वो इतना ही कर सकते थे, गांव छोड़कर भाग जाते थे, कह भैया खेती नहीं करेंगे, गांव छोड़कर चले जाएंगे। अब सोचिएगा, ठीक है ये तो, अरे गांव भी नहीं छोड़ने देते थे, क्यों नहीं छोड़ने देते थे, याद करो भी मुगल काल में खेती के लिए जमीन तो बहुत थी, काम करने वाले नहीं मिलते थे, तो इसलिए उनको जाने भी नहीं देते थे, तो छुपकर भाग जाते थे, भैया हम खेती नहीं करेंगे, तेरी खाली रह जाएगी, बेली पड़ी रहेगी जमीन। तो देखिएगा समझौता नहीं हो पाता तो किसान विरोध स्वरूप गांव छोड़कर है
वो भाग जाते थे। अब समझ में आ गया ना पूरा पंचायत का सिस्टम। मुगल के डॉक्यूमेंट से भी पता चल रहा है और जो अन्य मुगलों के बाहर की जो मेन स्टेट्स है वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हम अपने, तो वहां से पूरा ग्रामीण परिवेश का चित्रण है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं भी मुगल काल में पंचायतें गांव में एक छोटी सरकार की तरह काम करती थी और पंचायत और गांव का मुखिया ग्रामीण समाज का नियमन करता था। नियमन का मतलब होता है कंट्रोलिंग। जैसे पंखे को कम ज्यादा करने के लिए रेगुलेटर होता था, वैसे ही लोगों को सेट रखने के लिए गांव के अंदर पंचायत होती थी और पंचायत का मुखिया होता था, मुकद्दम या मंडल होता था। तो इस प्रकार से वहां का पंचायती सिस्टम है वो रहा। बहुत ही आसान सा और मजेदार टॉपिक। चलिए साहब, बात को अब और आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं ग्रामीण दस्तकारी की। दस्तकारी आप समझते हो, सीधा सा समझिए, हस्तकला की बात हो रही है, हाथों से बनी हुई चीजों की बात हो रही है, यानी कलाकारी की बात हो रही है। कोई नई नई चीजें जो बनाई जाती है उनके ऊपर, या कह लीजिए शिल्प कला की बात हो रही है। भी मुगल काल के अंदर शिल्प कला कैसी थी, हस्तकला कैसी थी, तो टॉपिक का नाम है ग्रामीण दस्तकार। तो मुगल काल के टाइम में ग्रामीण दस्तकार का क्या सिस्टम था उसको जाने। तो गांव में दस्तकार है वो काफी अच्छी तादाद में रहते थे, चीजें बनाने वाले बहुत से लोग रहते थे। कहीं कहीं तो कहा जाता है कुल घरों का 25% तो है वो कारीगरी होते थे, काम करने वाले। खेती के अलावा जो काम वो ग्रामीण दस्तकार थे, 25% के आसपास मिल जाते थे। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाना, कोई खेती के अंदर काम आने वाले जो उपकरण हैं वो बनाना, ऐसी सारी चीजें यहाँ मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला भी किसान और दस्तकार जो शिल्पकार है उनके अंदर डिफरेंस भी नहीं पता चल पाता था भी कौन किसान है और कौन शिल्पकार है। क्यों? क्योंकि किसान है वो खेती कर रहा है तो उसके परिवार के कुछ लोग शिल्पकारी का काम कर रहे हैं, या फिर कई जगह ऐसा देखने को मिला भी जब खेत के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं है तो वो शिल्प कला का काम करने लग जाता है, कुछ चीजें बनाकर वो बाजार में बेचना स्टार्ट कर देता है ताकि खेती के साथ साथ कुछ उसको आमदनी है वो और भी हो जाए। तो कई बार ऐसा भी था, भी पता ही नहीं चलता ये किसान था या फिर कोई व्यापारी बन गया। तो कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाना, लोहार लोहे का सामान, बढ़ई है वो लकड़ियों वाला काम करने वाला, नाई बाल काटने वाला काम करने वाला। तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। अब जब सेवाएं देंगे तो सेवा के बदले अपने को क्या देना पड़ेगा? दाम देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। तो जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से भुगतान करते थे, तो काम के बदले कुछ देना पड़ता था। अब किस प्रकार से क्या देते थे? आमतौर पर या तो फसल का एक हिस्सा दे देते थे और या फिर गांव की कोई जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। गांव का जो मुखिया या वहां एरिया का जो जमींदार होता कि ठीक है यार ये जमीन का टुकड़ा उसको दे दो और इसके बदले में गांव के अंदर ये सुविधा आपको दे देगा। मेरे अच्छे से याद आ रहा है जब अच्छे तरीके से बड़े होते होते देखते थे गांव के अंदर पहले ये हेयर सैलून वगैरह नहीं होते थे, उसको वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, मेरे याद आ रहा है, एक सिप्पी का सिस्टम होता था। उसमें था भी एक नाई है उससे आपको परमानेंट अपने घर के जो लोग कटिंग करवाने वाले होते थे वो फ्री में काट के जाता। फ्री का मतलब काट कर पैसे नहीं लेता था, बाल काट कर, उसके बदले में वो साल में गेहूं के सीजन में उसको गेहूं देनी पड़ती थी, तो उससे उसका अपना घर चलता था। तो यही बात हो गई ना यहाँ पर भी, तो फसल का एक हिस्सा दे देते थे, भैया मैं तुझे इतना है ना साल का इतना गेहूं दे दूंगा, इतने चावल दे दूंगा, इतना बाजरा दे दूंगा और तू ये चीज ये मटके इतने मुझे दे देना, या तू इतने मेरे साल के अंदर मेरी कटिंग है वो कर देना, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा उसको दे दिया जाता था। क्यों? और वो कौन सा जब खेती वाला ही होता था, लेकिन उस टाइम वो बेकार पड़ा होता था, कोई उस पर खेती नहीं कर रहा होता था। महाराष्ट्र की बात करें
तो महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों को यानी उन कारीगरों को दे दी जाती थी, वो मिरास या वतन कहलाती थी। महाराष्ट्र में ऐसे काम करने वाले लोगों को जो जमीन मिलती थी उसको मिरास या वतन कहा जाता था, और ये फिर उस पर उसका पैतृक अधिकार हो जाता था। पैतृक अधिकार यानी जिसको दी वो एक्सपायर हो गया तो उसके आगे औलाद को वो जमीन मिल जाती थी। तो महाराष्ट्र में उसे मिरास या वतन कहा जाता था। तो गांव में अलग अलग प्रकार के बहुत से काम करने वाले लोग हैं, वो उस टाइम मिल जाते थे। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण दस्तकारी, काम करने वाले जो लोग हैं उनकी। और इसी कड़ी में एक व्यवस्था और है, लेन देन की है भी, काम के बदले और क्या सिस्टम देखा आपने वहां। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले रूप में भी देखने को मिली। अभी तो हमने क्या देखा, काम के बदले क्या दे रहे हैं, या तो फसल का एक हिस्सा दे रहे हैं या गांव के अंदर खेती लायक को जमीन का टुकड़ा उसको दे दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मिस्त्री है, कोई दस्तकार है, कोई शिल्पकार है, वो और एक जो किसान है वो आपस में कोई समझौता कर लेता था। ठीक है, बातचीत करके भुगतान की एक व्यवस्था डिसाइड कर लेते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। तो ये हो गया ना, भी मैं तुझे भी खेती वाली जमीन या अन्न के अलावा कोई और चीज दे दूंगा, उस चीज के बदले आप अपनी बनाई हुई कोई चीज मुझे दे देंगे। और 18वीं सदी की बात करें, वहां हमें कुछ प्रमाण मिले हैं, वो हालांकि है तो 18वीं की बात, पर ये मान लें भी शायद हो सकता है उससे पहले भी ये थोड़ा स्टार्ट हो गया होगा। 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं भी बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई जो सुनार होते थे उनको दैनिक भत्ता, डेली का कोई पैसा दिया जाता था, या खाने के लिए नकदी दे दी जाती थी। खाना खाने के लिए पैसे दे दिए जाते थे बदले में, भी इनसे तू खाना है वो खा ले। तो डेली का कोई भत्ता दे दिया जाता और खाने के लिए नकदी दे दी जाती थी। और ये व्यवस्था कहलाती है बंगाल के अंदर उस टाइम जजमानी। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है 1 या 2 नंबर का, भी जजमानी से आप क्या समझते हैं, जजमानी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 18वीं सदी के स्रोत हमें बताते हैं भी बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनारों को दैनिक भत्ता या फिर खाने के लिए नकदी देते थे, नगद भुगतान पैसे देते थे। ये व्यवस्था जजमानी कहलाती है। तो हमने ये देख लिया भी उस टाइम क्या चीजें बनती थी और उनके भुगतान का क्या सिस्टम है वो रहा। एक चीज और देख ली, ये जरूरी नहीं एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो जो सारा किताब में लिखा है वो ही लिखना है, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूं भी सारा ऐसा ही लिखेंगे तब होगा, कोई जरूरी नहीं। कम रह जाए तब भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ज्यादा हो जाए तब भी पूरे मार्क्स आ सकते हैं। बस बात इस बात पर रहती है भी आपका उत्तर लिखने का अंदाज है वो कैसा है। तो जितनी बातें, जैसे अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, दस्तकार पढ़ा, तो इतनी सारी लाइनें पढ़ी, 2 या 3 नंबर का प्रश्न है। तो आप इनमें से कुछ चीजें, जैसे कई चीजें मैं पाठ्य पुस्तक वाली भी छोड़ देता हूं, आपको लगे भी मुझे वो अच्छी लगी है लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो, या इन बातों को आप अपनी भाषा में और इजी करके भी लिख सकते हो। तो बल्कि अगर आप ऐसा करते हो तो टीचर जो कॉपी जांचता है उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है भी बच्चे ने रटी रटाई बात नहीं लिखी, अच्छे से अपनी बातें हैं वो समझते हुए क्लियर है वो यहां पर की है। कई बार तो हमें रटी रटाई बात भी लिखनी पड़ती है, कई चीजें ऐसी होती है पैट है तो वो तो आपको जैसी होती है वैसी लिखनी पड़ती है, और कई जगह हम अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं भी मुगल काल के दौरान छोटा गणराज्य से आप क्या समझते हैं। एक बार आया है अब तक, पिछले कई सालों के अंदर बात करें एनसीईआरटी सिलेबस की तो ये प्रश्न भी 2-3 नंबर वाले में पूछ लिया है भी एक मुगल काल के टाइम एक छोटा गणराज्य, उससे आप क्या समझते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हमें बाद से प्राप्त होती है, 16वीं और 17वीं के बाद से, लेकिन ये प्रश्न बनता है। तो 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ये कहा कि भारतीय जो गांव है ना वो एक छोटे गणराज्य की तरह है। समझ लीजिए एक छोटा देश है, एक बड़े देश के अंदर एक छोटा देश की तरह होता है। गांव में लोग सामूहिक लेवल पर भाईचारे के साथ रहते हैं कि इनमें आपसी प्रेम और भाईचारा है, और श्रम और संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं, एक दूसरे की खेत में मदद कर देते हैं भी। एक दिन कहते हैं भी सारे
तेरे वाली फसल निकाल देंगे, अगले दिन किसी दूसरे की, सब मिलकर है वो ग्रुप में मिलकर है वो काम है वो करते हैं। हमारी भाषा में अगर बात करूं पुराने टाइम में तो इसको कहते थे बड़सी। बड़सी, बस सब मिलकर एक साथ फसल निकाल लेते थे और सामूहिक भोज है वो बना लिया जाता था। आजकल तो ये कहाँ देखने को मिलता है, नहीं मिलता। तो उस टाइम भाईचारा भी लोगों के अंदर खूब था, लेकिन इतना भाईचारा प्रेम होते हुए भी सबको बराबरी का अधिकार नहीं था। जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है वो देखने को मिलते थे। ये जाति वाला पंगा तो न उस टाइम छूटा न आज छूट रहा है। पता नहीं हम इसी जीवन में ये चीजें देख पाएंगे भी सब समान है, इसमें सब लोगों का अपना अपना मत है। पर चलो कभी तो समझ में आएगा भी हम सबसे पहले क्या हैं, इंसान हैं। तो कुछ ताकतवर लोग गांव के विवादों पर फैसला लेते थे, क्योंकि देश की तरह काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता, आज भी है यही सिस्टम। गांव में कुछ गड़बड़ हो गया ना तो गांव के कुछ बड़े वाले आ जाएंगे, मैं करता हूं तेरी पंचायती। उनकी किसी की थाने में कचहरी में जानकारी होती है और भोले भाले फंसते जाते हैं उनके चक्कर में। तो ताकतवर लोग हैं वो गांव के विवादों का फैसला लेते हैं और कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं। भैया पैसे भी ऐंठ लेते हैं, खेत में फ्री में काम भी करवा लेते हैं। गांव और शहरों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं वो भी स्थापित हो गए थे, क्योंकि गांव के अंदर मुख्य जो खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं उनके साथ साथ आप देखिए व्यापारिक फसलें भी तो उगाई जाती थी। कपास, गन्ना, ऐसी फसलों का उत्पादन होता था, तो उनसे आपको पता है ज्यादा इनकम होती थी। तो व्यापारी लोग कहाँ आने लगे, गांव में आने लगे। जैसा आज देखने को मिलता है व्यापारी किसान के खेत तक पहुंच जाता है। व्यापार से गांव में नकद में लेन देन भी शुरू हो गया था। भी अब बड़सी वाला या विनिमय वाली चीजें नहीं रहकर अब वहां पर नगद के अंदर लेन देन है वो स्टार्ट हो गया था। और कर यानी टैक्स की गणना करना और वसूली भी नगद में होने लग गई थी। और व्यापारिक फसलों का भुगतान भी नकद में किया जाता था। जितनी फसल होती उस टाइम जो भी मुद्रा चलती थी उस मुद्रा के अंदर अगले का भुगतान है वो कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से एक छोटे गणराज्य की तरह हैं वो मुगल काल के अंदर जो गांव हैं वो यानी जो पंचायत हैं वो जो व्यवस्थित रूप से रहती थी। तो ये हुई आज की अपनी क्लासेस। अब चलते चलते बारी है आपके प्रश्न की। और प्रश्न जैसा आप समझ सकते हो आज क्या पूछूंगा, आज के अंदर छोटे छोटे कई प्रश्न बनते हैं। और सबसे प्यारा प्रश्न आज के टॉपिक का अगर एक ही प्रश्न मुझे छांटना पड़े तो कौन सा होगा कि मुगल काल के अंदर पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। दोनों नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर अभी लिखिएगा तुरंत अपना इंट्रो देते हुए। और अगले वीडियो क्लास में इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।